अध्याय 18 छड़ियों की जांच। जब हैरी रविवार की सुबह जागा तो उसे एक पल के लिए तो यह याद ही नहीं आया कि वह इतना दुखी और चिंतित क्यों था। फिर पिछली रात की घटनाएं उसके दिमाग में ताजा हो गईं। उसने उठकर अपने पलंग के पर्दे खोल दिए। वह रॉन से बात करना चाहता था। वह रॉन को यकीन दिलाना चाहता था कि उसने अपना नाम आग के प्याले में नहीं डाला। लेकिन रॉन अपने पलंग पर नहीं था। यह स्पष्ट था कि वह नाश्ता करने के लिए नीचे चला गया था। हैरी ने कपड़े पहने और घुमावदार सीढ़ियां उतरने लगा। जिस पल वह अपने हाउस के हॉल में आया उसे कुछ विद्यार्थी दिखे जो अपना नाश्ता खत्म करके आ चुके थे। वे लोग एक बार फिर तालियां बजाने लगे। अब हैरी का मन नहीं हो रहा था कि वह बड़े हॉल में जाए। वह वहां पर गुरुद्वार के बाकी विद्यार्थियों का सामना नहीं करना चाहता था जो उसे हीरो मान रहे थे। बहरहाल उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर वह यहीं रहा तो भी उसे यही झेलना पड़ेगा, क्योंकि क्रीवी बंधु जोर जोर से हाथ हिलाकर उसे अपने पास बुला रहे थे। वह दृढ़ता से तस्वीर के छेद की तरफ गया और उसे खोला। वह जैसे ही तस्वीर में से बाहर निकला उसे हरमाइनी आती हुई दिख गई। हेलो, हरमाइनी ने कहा। वह नैपकिन में बहुत से टोस्ट लेकर आ रही थी। तुम्हारे लिए लाई हूँ, घूमने चलोगे? अच्छा विचार है, हैरी ने कृतज्ञता से कहा। वे सीढ़ियों से नीचे उतरे और उन्होंने बड़े हॉल में झांके बिना प्रवेश हॉल को तेजी से पार किया। जल्दी ही वे घास पर चलकर झील की तरफ जाने लगे, जहां डर्मस्ट्रैंग का जहाज खड़ा था और पानी में उसकी काली परछाई दिख रही थी। सुबह की ठंडी हवा में चलते चलते वे टोस्ट चबाते रहे और हैरी ने हरमाइनी को बताया कि पिछली रात को गुरुद्वार की टेबल से जाने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसे यह देखकर बड़ी राहत मिली कि हरमाइनी ने बिना कोई सवाल किए उसकी बात पर यकीन कर लिया। जब हैरी ने हरमाइनी को पूरी बात बता दी तो वह बोली, हाँ, मैं जानती थी कि तुमने अपना नाम खुद नहीं डाला है। जब डम्बलडोर ने तुम्हारा नाम पढ़ा था तो तुम्हारे चेहरे के भाव देखकर मैं समझ गई थी। लेकिन सवाल यह है कि तुम्हारा नाम किसने डाला, क्योंकि मूडी ने सही कहा है हैरी। मुझे नहीं लगता कि कोई विद्यार्थी यह काम कर सकता है। कोई विद्यार्थी आग के प्याले को मूर्ख नहीं बना सकता था और डम्बलडोर की उम्र की सीमा रेखा को पार नहीं कर सकता था। क्या तुमने रॉन को देखा? हैरी ने उसकी बात काटते हुए पूछा। हरमाइनी झिझकी। फिर वह बोली, वह नाश्ता कर रहा है। क्या वह अब भी यही सोचता है कि मैंने अपना नाम खुद डाला है? हरमाइनी ने अजीब तरीके से देखा। देखो, मुझे नहीं लगता। दरअसल नहीं। दरअसल नहीं का क्या मतलब है? ओह हैरी, क्या ये साफ नहीं है? हरमाइनी हताशा से बोली। उसे ईर्ष्या हो रही है। ईर्ष्या? हैरी ने हैरानी से कहा। किस बात से ईर्ष्या हो रही है? क्या वह पूरे स्कूल के सामने मूर्ख दिखना चाहता है? देखो, हरमाइनी ने धैर्य भरे स्वर में कहा, हमेशा सब लोगों का पूरा ध्यान तुम्हारी ही तरफ रहता है ना? मैं जानती हूँ कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। उसने तत्काल आगे कहा जब उसने देखा कि हैरी गुस्से में अपना मुंह खोल रहा था। मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा नहीं चाहते हो, लेकिन देखो, तुम तो जानते ही हो कि घर पर रॉन को अपने भाइयों से प्रतियोगिता करनी पड़ती है और यहाँ तुम उसके सबसे अच्छे दोस्त हो और तुम सचमुच मशहूर हो। लोग तुम्हारी तरफ ध्यान देते हैं और उसे नजरअंदाज कर देते हैं। वह इसे बर्दाश्त करता है और कभी इसका जिक्र तक नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है इस बार वह बर्दाश्त नहीं कर पाया। बहुत अच्छे, हैरी ने कटुता से कहा। सचमुच बहुत अच्छे। उसे मेरी तरफ से बता देना कि वह जब भी चाहे मुझसे जगह बदल सकता है। उसे बता देना कि अगर वह यह चाहता है कि लोग उसके माथे के निशान को हर समय घूर कर देखें तो उसका स्वागत है। मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी, हरमाइनी ने झिझकते हुए कहा। तुम खुद ही उसे बता देना। यही इस मामले को सुलझाने का इकलौता तरीका है। मैं उसे यह समझाने के लिए उसके पीछे नहीं भागता फिरूंगा कि उसे बच्चों जैसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। हैरी इतनी जोर से बोला कि पास वाले पेड़ पर बैठे कई उल्लू डरकर उड़ गए। शायद उसे मेरी बात का यकीन तब होगा जब मेरी गर्दन टूट जाएगी। यह मजाक की बात नहीं है, हरमाइनी ने धीरे से कहा। यह बिल्कुल भी मजाक की बात नहीं है। वह बहुत तनावग्रस्त दिख रही थी। हैरी, मैं यह सोच रही हूँ, तुम जानते हो हमें क्या करना चाहिए? हम जैसे ही महल में लौटते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हाँ, मैं जानता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। रॉन को कसकर एक लात मारनी चाहिए। सीरियस को चिट्ठी लिखनी चाहिए। तुम्हें उसे बताना ही चाहिए कि क्या हुआ है। उसने तुमसे कहा था कि तुम उसे हॉगवर्ट्स में होने वाली हर घटना की जानकारी दोगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसे इस तरह की किसी घटना का अंदेशा था। मैं चरणपत्र और कलम साथ लेकर आई हूँ।
छोड़ो भी। हैरी ने चारों तरफ देखकर यह तसल्ली की कि उसकी बात कोई सुन तो नहीं रहा है, लेकिन पूरे मैदान में कोई नहीं था। मेरे निशान दुखने की बात सुनकर वह लौट आया है। अब अगर मैं उसे यह बताऊंगा कि किसी ने मेरा नाम जादूगरी के त्रिकोणीय टूर्नामेंट में डाल दिया है, तो वह तो धड़धड़ाता हुआ महल में चला आएगा। वह तुम्हारी मुंह से यह खबर सुनना चाहेगा, हरमाइनी ने गंभीरता से कहा। वैसे उसे यह बात पता तो चल ही जाएगी। कैसे? हैरी, यह खबर दबी नहीं रहेगी, हरमाइनी बहुत गंभीरता से बोली। यह टूर्नामेंट मशहूर है और तुम भी मशहूर हो। मुझे सचमुच बहुत हैरानी होगी अगर दैनिक जादूगर में तुम्हारे टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की खबर ना छपे। तुम्हारा नाम पहले से ही तुम जानते हो कौन पर लिखी आदि किताबों में है, और सीरियस है खबर तुमसे ही सुनना चाहेगा। मैं जानती हूँ कि वह तुमसे ही सुनना चाहेगा। ठीक है, ठीक है, मैं उसे चिट्ठी लिख दूंगा, हैरी ने अपने टोस्ट का आखिरी टुकड़ा झील में फेंकते हुए कहा। उन दोनों ने देखा कि टोस्ट का टुकड़ा एक पल के लिए तो पानी पर तैरा, लेकिन फिर पानी में से एक बड़ा पंजा बाहर निकला और उस टुकड़े को पानी की सतह से नीचे ले गया। फिर वे महल लौट गए। मैं चिट्ठी भेजने के लिए किसके उल्लू का इस्तेमाल करूं? हैरी ने सीढ़ियां चढ़ते समय कहा। उसने हेडविग को दोबारा भेजने को मना किया है। रॉन से पूछ लो कि क्या तुम उसके उल्लू। मैं रॉन से किसी चीज के बारे में नहीं पूछना चाहता, हैरी ने सपाट अंदाज में कहा। हरमाइनी बोली, तो फिर स्कूल के किसी उल्लू के माध्यम से चिट्ठी भेज दो, उनका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। वे उल्लू घर में गए। हरमाइनी ने हैरी को चर्म पत्र, कलम और स्याही की बोतल दे दी। फिर वे बहुत से उल्लुओं के बीच से होते हुए आगे बढ़े। हैरी एक दीवार से टिककर बैठ गया और चिट्ठी लिखने लगा। प्रिय सीरियस, तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें हॉगवर्ट्स में होने वाली हर घटना के बारे में बताऊं, इसलिए सुनो। मैं नहीं जानता कि तुम्हें यह बात पता है या नहीं, लेकिन इस साल जादूगरी का त्रिकोणीय टूर्नामेंट होने वाला है और शनिवार की रात को मेरा नाम चौथे चैंपियन के रूप में चुना गया है। मैं नहीं जानता कि मेरा नाम आग के प्याले में किसने डाला, क्योंकि मैंने तो नहीं डाला था। हॉगवर्ट्स का दूसरा चैंपियन मेहनतकश हाउस का सेड्रिक डिगोरी है। यहाँ पर वह सोचने के लिए कुछ देर रुका। वह यह कहना चाहता था कि कल रात से ही उसके सीने पर तनाव का बहुत भारी बोझा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि इस बात को शब्दों में कैसे लिखे। इसलिए उसने अपनी कलम स्याही की बोतल में डुबाई और लिखा, उम्मीद है तुम और बकबीक ठीक ठाक होगे। हैरी, लिख ली, उसने खड़े होते हुए हरमाइनी से कहा और अपने दुशाले में लग गए तिनके साफ किए। यह सुनते ही हेडविग उड़कर आई और उसके कंधे पर बैठ गई। उसने चिट्ठी बंधवाने के लिए अपना पैर आगे बढ़ा दिया। मैं तुम्हें नहीं भेज सकता, हैरी ने उससे कहा और स्कूल के उल्लुओं की तरफ देखने लगा। मुझे इनमें से किसी को भेजना होगा। हेडविग जोर से चीखी और इतने झटके से उड़ी कि उसके पंजे हैरी के कंधे में चुभ गए। जब हैरी एक बड़े करेल उल्लू के पैर में अपनी चिट्ठी बांध रहा था, तो हेडविग उसे घूर रही थी। करेल उल्लू के उड़ने के बाद हैरी हेडविग को थपथपाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने अपनी चोंच तेजी से कुटकुटाई और उससे दूर जाकर बैठ गई। पहले रॉन, अब तुम, हैरी ने गुस्से से कहा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर हैरी ने यह सोचा था कि कुछ समय बाद स्थितियां सुधर जाएंगी और बाकी विद्यार्थी उसे भी चैंपियन मान लेंगे, तो अगले ही दिन उसे यह पता चल गया कि वह कितना गलत सोच रहा था। अब वह स्कूल के बाकी विद्यार्थियों से नहीं बच सकता था, क्योंकि पढ़ाई शुरू हो गई थी और हैरी क्लासों में जाने लगा था। यह स्पष्ट था कि गरुड़द्वार के विद्यार्थियों की तरह ही स्कूल के बाकी विद्यार्थी भी यही सोच रहे थे कि हैरी ने टूर्नामेंट में अपना नाम खुद डाला था। बहरहाल गरुड़द्वार के विद्यार्थियों की तरह बाकी विद्यार्थी इस बात से प्रभावित या खुश नहीं थे। आमतौर पर मेहनतकश और गरुड़द्वार के विद्यार्थियों की अच्छी पटरी जमती थी, लेकिन अब मेहनतकश हाउस के विद्यार्थी का व्यवहार भी रूखा हो गया था। जड़ी बूटी विज्ञान की एक ही क्लास में इन्हें यह पता चल गया था। मेहनतकश के विद्यार्थी को यह लग रहा था कि हैरी ने उनकी चैंपियन की शोहरत पर डाका डाल दिया था। शायद उन्हें ज्यादा बुरा इस कारण लग रहा था क्योंकि मेहनतकश हाउस को शोहरत कभी कभार ही मिलती थी और सेड्रिक उन गिने चुने लोगों में से था जो उनका नाम ऊंचा करते थे। सेड्रिक ने एक बार क्विडिच में गरुड़द्वार को हराकर अपने हाउस का नाम ऊंचा किया था। हालांकि अर्नी मैकमिलन और जस्टिन फिंच फ्लैशली के साथ हैरी के आमतौर पर अच्छे संबंध थे, लेकिन आज उन्होंने उससे बात तक नहीं की। हालांकि वे उछलने वाले कंदों को दोबारा गमले में लगाते समय एक ही ट्रे पर काम कर रहे थे। बहरहाल जब एक उछलने वाला कंद हैरी की पकड़ से छूट गया और उसने हैरी के चेहरे पर तेजी से वार किया, तो वे खिल्ली उड़ाने वाले अंदाज में हंसने लगे। रॉन भी हैरी से बातचीत नहीं कर रहा था।
हरमाइनी उन दोनों के बीच में बैठी थी और बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि दोनों ही उसकी बात का सामान्य जवाब दे रहे थे, लेकिन वे एक दूसरे से नजरें नहीं मिला रहे थे। हैरी को लगा कि शायद प्रोफेसर स्प्राउट भी उससे थोड़ा रूखा व्यवहार कर रही थी। वे मेहनतकश हाउस की प्रमुख थी। सामान्य परिस्थितियों में हैग्रिड से मिलकर उससे खुशी होती, लेकिन उससे मिलने का मतलब यह था कि जादुई प्राणियों की देखभाल की क्लास में उसे नाग शक्ति के विद्यार्थियों को भी झेलना पड़ेगा। चैंपियन बनने के बाद पहली बार उन लोगों से उसका सामना होगा। जैसे उसे उम्मीद थी, मैलफॉय अपनी चिर परिचित व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ हैग्रिड के केबिन के पास आया। जैसे ही वह हैरी के पास पहुंचा, उसने क्रैब और गोयल से कहा, आह, सभी लोग चैंपियन को अच्छी तरह से देख लो। अपनी ऑटोग्राफ बुक लेकर आए हो या नहीं? अच्छा रहेगा कि अभी इसका ऑटोग्राफ ले लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यह हमारे बीच ज्यादा समय तक रह पाएगा। जादूगरी के त्रिकोणीय टूर्नामेंट के आधे चैंपियन मौत के मुंह में जा चुके हैं। पॉटर, तुम्हें क्या लगता है, तुम कितने समय तक टिक पाओगे? मैं शर्त लगाता हूँ कि पहले काम में 10 मिनट के अंदर ही तुम ढेर हो जाओगे। क्रैब और गोयल चमचागिरी करते हुए खीखी करने लगे, लेकिन मैलफॉय आगे कुछ नहीं बोला, क्योंकि हैग्रिड अपनी कैबिन से निकल आया था। वह बहुत सारे बड़े बक्से लेकर आ रहा था, जिनमें से हर एक में एक बहुत बड़ा विस्फोटक अग्निडंक रखा था। विद्यार्थी दहशत में आ गए जब हैग्रिड ने उन्हें बताया कि विस्फोटक अग्निडंक एक दूसरे को इसलिए मार रहे थे क्योंकि उनकी प्रबल ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। हैरी ने उन्हें इस समस्या का यह समाधान बताया कि क्लास का हर विद्यार्थी विस्फोटक अग्निडंक को रस्सी से बांधकर थोड़ी दूर तक घुमा लाए। इस योजना में सिर्फ एक ही अच्छी चीज यह थी कि इससे मैलफॉय का ध्यान पूरी तरह से भटक गया। इस चीज को घुमाने ले जाएं, उसने हिकारत से कहा और एक बक्से के अंदर घूरा। और हम रस्सी बांधेंगे कहाँ? इसके डंक पर, विस्फोट करने वाले सिरे पर, या चूसनी पर? बीच में, हैग्रिड ने रस्सी बांधकर बताते हुए कहा। देखो, अतिरिक्त सुरक्षा के लिए तुम ड्रैगन की खाल के दस्ताने पहन लो। हैरी, तुम यहाँ आकर इस बड़े विस्फोटक अग्निडंक को बांधने में हमारी मदद करो। दरअसल हैग्रिड हैरी को इसलिए बुला रहा था क्योंकि वह उससे अकेले में बात करना चाहता था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि बाकी विद्यार्थी अपने अपने विस्फोटक अग्निडंक के साथ चले नहीं गए। फिर वह हैरी की तरफ मुड़कर बहुत गंभीरता से बोला, तो तुम मुकाबले में हिस्सा ले रहे हो हैरी, इस टूर्नामेंट में। तुम स्कूल के चैंपियन हो, 2 चैंपियनों में से एक। हैरी ने उसकी बात को ठीक करते हुए कहा। हैग्रिड की घनी बाहों के नीचे उसकी बीटल जैसी काली आंखें बहुत तनाव में दिख रही थी। हैरी, तुम्हें अंदाजा है तुम्हारा नाम किसने डाला होगा? हैरी ने हैग्रिड के शब्दों को सुनकर कृतज्ञता से कहा, तो तुम्हें यकीन है कि मैंने ऐसा नहीं किया? जाहिर है, हमें यकीन है, हैग्रिड ने कहा। तुम कहते हो कि तुमने ऐसा नहीं किया, और हमें तुम्हारी बात पर यकीन है, और डंबलडोर को भी तुम पर यकीन है। हमारे लिए बस इतना ही काफी है, हैरी ने कटुता से कहा। काश मैं जान पाता कि यह काम किसने किया है। वे दोनों घास के मैदान की तरफ देखने लगे। विद्यार्थी अब दूर बिखर चुके थे और बड़ी मुश्किल में दिख रहे थे। विस्फोटक अग्निडंक अब 3 फुट से भी ज्यादा लंबे हो चुके थे और ताकतवर भी हो गए थे। अब वे बेरंग और फूल रहित नहीं थे, बल्कि उनके शरीर पर मोटा, भूरा और चमकदार कवच बन चुका था। वे विशाल बिच्छुओं और लंबे घोंगे की संकर नस्ल के प्राणी दिख रहे थे, लेकिन उनके सिर या आंख पहचान में नहीं आ रहे थे। वे अब बहुत ताकतवर हो चुके थे और उन्हें काबू में रखना बहुत मुश्किल था। हैग्रिड ने खुशी से कहा, ऐसा लगता है कि उन्हें मजा आ रहा है। हैरी को लगा कि वह विस्फोटक अग्निडंकों के बारे में बात कर रहा होगा, क्योंकि उसके साथियों को तो निश्चित रूप से मजा नहीं आ रहा था। कभी कभार विस्फोटक अग्निडंक के एक सिरे में विस्फोट होता था, जिससे जोरदार धमाका होता था और अग्निडंक कई गज आगे उछल जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि एक से ज्यादा विद्यार्थी अपने पेट के बल घिसट रहे थे और दोबारा खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। आह, हमें नहीं मालूम हैरी, हैग्रिड ने अचानक आह भरी और उसे चिंतित भाव से देखते हुए कहा। तुम स्कूल के चैंपियन बन गए, हर चीज तुम्हारे ही साथ क्यों होती है? हैरी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, हर चीज उसी के साथ होती थी। कामोवेश यही बात हरमाइनी ने झील के पास घूमते समय कही थी, और उसके अनुसार इसी कारण रॉन अब उससे बात नहीं कर रहा था। अगले कुछ दिन हॉगवर्ट्स में हैरी के सबसे बुरे दिनों में से थे। इससे मिलता जुलता अनुभव उसे अपने सेकंड ईयर में तब हुआ था जब स्कूल के ज्यादातर लोग यह मानने लगे थे कि वह अपने साथी विद्यार्थियों पर हमला कर रहा था, लेकिन तब रॉन उसके साथ था। हैरी ने सोचा कि अगर रॉन ने उससे दोबारा दोस्ती कर ली
तो वह बाकी विद्यार्थियों के व्यवहार को बर्दाश्त कर सकता था। बहरहाल अगर रॉन उससे दोस्ती नहीं रखना चाहता था, तो वह भी उसे नहीं मनाना चाहता था। लेकिन वह बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था, क्योंकि चारों तरफ से उसे नफरत और ताने ही मिल रहे थे। हालांकि उसे मेहनतकश के विद्यार्थियों का व्यवहार पसंद नहीं था, लेकिन उसे उनका नजरिया समझ में आ रहा था। उन्हें तो अपने चैंपियन का समर्थन करना ही था। उसे नागशक्ति के विद्यार्थियों से भी अपमान के अलावा किसी चीज की उम्मीद नहीं थी। वह वहां ना तो कभी लोकप्रिय था और ना ही कभी हो सकता था, क्योंकि उसने क्विडिच और इंटर हाउस चैंपियनशिप में नागशक्ति को कई बार हराया था। लेकिन उसे यह उम्मीद थी कि चीलघात हाउस के विद्यार्थी सेड्रिक और उसका दोनों का समर्थन करेंगे। बहरहाल उसका अंदाजा गलत था। चीलघात के ज्यादातर विद्यार्थियों का मानना था कि वह शोहरत पाने के लिए इतना बेताब था कि उसने चालाकी से अपना नाम प्याले में डाल दिया। फिर यह बात भी थी कि उसके बजाय सेड्रिक चैंपियन के रूप में ज्यादा अच्छा दिखता था। वह बहुत हैंडसम था और उसकी नाक सीधी थी। काले बालों और भूरी आंखों वाले सेड्रिक को कौन पसंद नहीं करता। यह कहना मुश्किल था कि इन दिनों स्कूल में कौन ज्यादा लोकप्रिय था, सेड्रिक या विक्टर क्रम। सिक्स्थ ईयर की जो लड़कियां क्रम का ऑटोग्राफ लेने के लिए उतावली हो रही थी, एक दिन हैरी ने उन्हें लंच के दौरान सेड्रिक से अपने स्कूल बैग पर ऑटोग्राफ देने का आग्रह करते हुए देखा। इस दौरान सीरियस का कोई जवाब नहीं आया। हेडविग उसके आसपास भी नहीं फटक रही थी। प्रोफेसर ट्रेलोनी उसकी मौत की भविष्यवाणी अब और जोर शोर से करने लगी थी, और उसने प्रोफेसर फेल्टविक के आवाहन सम्मोहन की क्लास में इतना बुरा प्रदर्शन किया कि उन्होंने उसे अतिरिक्त होमवर्क दे दिया। उस क्लास में नेविल के अलावा उसे ही अतिरिक्त होमवर्क मिला था। हरमाइनी को आवाहन सम्मोहन में कोई दिक्कत नहीं आई। वह क्लास में पूरे समय सामान उड़ाकर अपने पास बुलाती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई चुंबक हो, जिसकी तरफ डस्टर, वेस्ट पेपर बास्केट और चंद्र दर्शक उड़े चले आ रहे हों। फेल्टविक की क्लास से बाहर निकलते समय हरमाइनी ने हैरी को तसल्ली देते हुए कहा, आवाहन सम्मोहन दरअसल इतना मुश्किल नहीं है हैरी, तुम ठीक तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हो। क्या पता ऐसा क्यों था, हैरी ने कहा जब सेड्रिक डिगोरी उनके पास से गया, जिसे बहुत सी दांत निकालती लड़कियों ने घेर रखा था। उन सभी ने हैरी को ऐसे देखा जैसे वह कोई बड़ा विस्फोटक अग्निडंक हो। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? आज दोपहर को जादुई काढ़े के 2 पीरियड हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? काढ़े के लगातार 2 पीरियड हमेशा भयानक होते थे, लेकिन इन दिनों ये किसी भयंकर सजा से कम नहीं थे। तहखाने में 1.5 घंटे तक स्नेप और नागशक्ति के विद्यार्थियों से घिरे रहने का विचार भयानक था। ऐसा लग रहा था कि वे सब हैरी को इस बात के लिए सजा देने पर आमदा थे कि उसने स्कूल के चैंपियन बनने की हिमाकत की थी। हैरी को यह बहुत बुरा लगता था। उसने पिछले शुक्रवार को उन सभी के ताने झेले थे, जब हरमाइनी उनकी बगल में बैठकर धीरे धीरे बोलती जा रही थी, ध्यान मत दो, ध्यान मत दो, ध्यान मत दो। और हैरी को आशंका थी कि आज भी हालात बेहतर नहीं होंगे। जब वह और हरमाइनी लंच के बाद स्नेप के तहखाने के सामने पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि नागशक्ति के विद्यार्थी बाहर इंतजार कर रहे थे। उन सभी ने अपने दुशाले के ऊपर एक बड़ा बैच लगा रखा था। एक पल के लिए तो हैरी को लगा कि वे SPEW के बैच थे, लेकिन फिर उसने देखा कि उन सभी पर चमकते लाल अक्षरों में लिखा था, सेड्रिक डिगोरी हीरो है, वह हॉगवर्ट्स का असली चैंपियन है। पसंद आया, पॉटर? हैरी के पास आने पर मैलफॉय जोर से बोला। और इतना ही नहीं, इससे आगे भी तो देखो। उसने अपने बैच को सीने पर दबाया। तत्काल उस पर लिखा संदेश गायब हो गया। उसकी जगह पर एक नया संदेश आ गया, जो हरे रंग में चमकने लगा। पॉटर 0 है। नागशक्ति के विद्यार्थी जोर जोर से ठहाके लगाने लगे। उन सभी ने अपने अपने बैच दबाए और पॉटर 0 है का संदेश हैरी के चारों तरफ चमकने लगा। उसका दिमाग भन्ना गया। ओह, बहुत ही मजेदार है, हरमाइनी ने पेंसी पार्किंसन और नागशक्ति के बाकी लड़कियों से व्यंग से कहा, जो बेतहाशा हंसी जा रही थी। बहुत ही समझदारी की बात लिखी है। रॉन, डीन और सीमस के साथ दीवार से टिककर खड़ा था। वह हंस तो नहीं रहा था, लेकिन वह हैरी का साथ भी नहीं दे रहा था। तुम्हें भी चाहिए, ग्रेंजर? मेलफॉय ने हरमाइनी की तरफ एक बैच बढ़ाते हुए कहा। मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन तुम मेरा हाथ मत छूना। मैंने अभी अभी इसे धोया है। मैं नहीं चाहता कि किसी बदसात के छूने से यह गंदा हो जाए। हैरी का पिछले कई दिनों का सारा गुस्सा किसी बांध की तरफ फूट पड़ा। उसने बिना सोचे समझे अपनी छड़ी बाहर निकाल ली
और चारों तरफ खड़े विद्यार्थी उसके रास्ते से हटकर गलियारे में पीछे चले गए। हैरी, हरमाइनी ने उसे चेतावनी देते हुए कहा। हाँ पॉटर, मैल्फॉय ने धीरे से अपनी छड़ी बाहर निकालते हुए कहा। आज यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए मूडी नहीं है। अगर दम हो तो वार करके दिखाओ। एक पल के लिए तो दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखा और फिर दोनों ने एक साथ मंत्र पढ़े। हैरी चिल्लाया, त्वचा पीड़ितम। मैल्फॉय चीखा, दंत विस्तारम। दोनों की छड़ियों से रोशनी की किरणें निकली और हवा में एक दूसरे से टकरा कर मुड़ गई। हैरी का मंत्र गोयल के चेहरे पर पड़ा और मैल्फॉय का हरमाइनी के चेहरे पर। गोयल ने भोंगा पसारते हुए अपने हाथ अपनी नाक पर रख लिए, जिस पर बड़े बड़े भद्दे फोड़े निकल आए थे। हरमाइनी दहशत में कराह रही थी और अपने मुंह पर हाथ रखे हुए थी। हरमाइनी, रॉन जल्दी से यह देखने के लिए आगे आया कि हरमाइनी को क्या हुआ था। हैरी ने मुड़कर देखा कि रॉन हरमाइनी का हाथ उसके चेहरे से हटा रहा था। उसके बाद उसे जो दिखा वह सुखद नहीं था। हरमाइनी के सामने के दांत, जो पहले से ही सामान्य से बड़े थे, अब बहुत तेज गति से बढ़ रहे थे। वह उदबिलाव जैसी दिखने लगी, क्योंकि अब उसके दांत उसके निचले होंठ के नीचे जाकर उसकी ठुड्डी तक पहुंच गए थे। हरमाइनी ने उन्हें छूकर देखा और दहशत में चिल्लाने लगी। इतना शोर क्यों हो रहा है? एक धीमी ठंडी आवाज आई। स्नेप वहां आ गए थे। नागशक्ति के विद्यार्थी गुस्से से चिल्लाते हुए उन्हें एक साथ बताने लगे। स्नेप ने मैल्फॉय की तरफ लंबी पीली उंगली दिखाते हुए कहा, बताओ। पॉटर ने मुझ पर हमला किया था सर, हैरी चिल्लाया। हम दोनों ने एक दूसरे पर एक साथ हमला किया था और उसने गोयल को घायल कर दिया। देखिए। स्नेप ने गोयल की तरफ देखा। उसका चेहरा ऐसा दिख रहा था जैसे उसे जहरीली फफूंदों वाली किसी बड़ी पुस्तक में होना चाहिए था। स्नेप ने धीरे से कहा, जल्दी से अस्पताल जाओ गोयल। मैल्फॉय ने हरमाइनी को घायल कर दिया, रॉन बोला। देखिए। उसने हरमाइनी को मजबूर किया कि वह स्नेप को अपने दांत दिखाए। वह अपने हाथों से दांत छिपाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि यह काम मुश्किल था, क्योंकि अब वे उसकी गर्दन तक पहुंच गए थे। पेंसी पार्किंसन और नागशक्ति के बाकी लड़कियां चुपचाप हंसे जा रही थी और स्नेप की पीठ के पीछे से हरमाइनी की तरफ इशारा कर रही थी। स्नेप ने हरमाइनी की तरफ ठंडेपन से देखते हुए कहा, मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। हरमाइनी की आह निकल गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह तेजी से गलियारे में भागती हुई ओझल हो गई। शायद यह खुशकिस्मती रही कि हैरी और रॉन दोनों ही एक साथ स्नेप पर चिल्लाने लगे। यह भी खुशकिस्मती रही कि उनकी आवाजें पत्थर के गलियारे में इतनी तेज गूंजी कि कोलाहल में स्नेप को उनकी बात सुनाई नहीं दी। बहरहाल वे उनकी बातों का मतलब जरूर समझ गए। उन्होंने अपनी रेशमी आवाज में कहा, गरुड़ द्वार के 50 पॉइंट कम किए जाते हैं और पॉटर और वीजली दोनों को सजा भी मिलेगी। अब अंदर चले जाओ, वरना तुम दोनों को 1 सप्ताह की सजा दे दूंगा। हैरी के कान अब भी बज रहे थे। यह नाइंसाफी देखकर उसकी इच्छा हो रही थी कि वह स्नेप के 1000 टुकड़े कर दे। वह स्नेप के पास से चलकर रॉन के साथ तहखाने में पीछे की तरफ गया और अपना बैग टेबल पर पटक दिया। रॉन भी गुस्से से कांप रहा था। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे उनके बीच फिर से सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन तभी रॉन मुड़ा और डीन व सीमस के पास जाकर बैठ गया। हैरी अपनी टेबल पर अकेला ही रह गया। तहखाने की दूसरी तरफ मैल्फॉय ने स्नेप की तरफ पीट करके अपना बैज दबाया और मुस्कुराने लगा। पॉटर 0 है एक बार फिर कमरे में चमकने लगा। जब क्लास शुरू हुई तो हैरी बैठा बैठा स्नेप को घूरकर देखता रहा और यह कल्पना करने लगा कि स्नेप के साथ भयानक घटनाएं हो रही हैं। काश उसे पता होता कि पीड़ित को श्राप कैसे दिया जाता है। वह स्नेप को उसी मकड़ी की तरह छटपटाते और तड़पने पर मजबूर कर देता। विशहर, स्नेप ने विद्यार्थियों की तरफ देखते हुए कहा। उनकी ठंडी काली आंखों में दुष्टता की चमक थी। अब तक तुम सभी लोगों को विशहर काढ़ा बनाने की विधि याद हो गई होगी। तुम सभी अपने अपने काढ़े बहुत ध्यान से बनाना। हम क्लास के आखिर में किसी विद्यार्थी को चुन लेंगे और उस पर उसके बनाए विशहर काढ़े की जांच करेंगे। स्नेप की नजरें हैरी पर टिक गईं और हैरी समझ गया कि क्या होने वाला है। स्नेप उसे जहर देने वाले थे। हैरी ने सोचा कि वह अपनी कड़ाई उठाकर आगे जाए और उसे स्नेप के चिपचिपे सिर पे पटक दे, लेकिन तभी तहखाने के दरवाजे पर एक दस्तक हुई, जिससे हैरी का ध्यान भटक गया।
दरवाजे पर कॉलिन क्रीवी खड़ा था, जो कमरे में धीरे धीरे अंदर आया, हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर आगे जाकर स्नेप की डेस्क के पास पहुंच गया। क्या है? स्नेप ने रूखेपन से पूछा। सर, हैरी पॉटर को ऊपर की मंजिल पर बुलाया गया है। स्नेप ने अपनी मुड़ी नाक के ऊपर से कॉलिन को घूरकर देखा। कॉलिन के उत्सुक चेहरे की मुस्कुराहट फौरन गायब हो गई। पॉटर को अभी 1 घंटे तक काढ़े की पढ़ाई करनी है, स्नेप ने ठंडेपन से कहा। वह क्लास खत्म होने के बाद ऊपर की मंजिल पर आ जाएगा। कॉलिन का चेहरा गुलाबी हो गया। उसने घबराते हुए कहा, सर मिस्टर बैगमैन ने उसे बुलाया है। सभी चैंपियनों को वहां जाना है। मुझे लगता है उनके फोटो खींचने हैं। हैरी को कॉलिन के आखिरी शब्द अच्छे नहीं लगे। इन्हें रोकने के लिए वह अपना सब कुछ दे सकता था। उसने धीरे से रॉन की तरफ देखा, लेकिन रॉन जानबूझकर छत की तरफ देख रहा था। स्नेप ने कहा, ठीक है पॉटर, अपना सामान यहीं छोड़ जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम लौट कर यहाँ आओ, ताकि मैं तुम पर विषहर काढ़े की जांच कर सकूं। प्लीज सर, उसे अपना सामान भी ले जाना है, कॉलिन ने चू चू करती आवाज में कहा। सभी चैंपियंस, ठीक है, स्नेप ने कहा। पॉटर, अपना बैग उठाओ और मेरी नजरों से दफा हो जाओ। हैरी ने अपना बैग कंधे पर लटकाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जब वह नागशक्ति की टेबलों के पास से गुजरा तो हर दिशा में पॉटर जीरो है का बैग चमकने लगा। जैसे ही हैरी ने बाहर आकर तहखाने का दरवाजा बंद किया, कॉलिन ने बोलना शुरू किया। हैरी, यह अद्भुत है ना? तुम चैंपियन बन गए। हाँ, सचमुच बहुत अद्भुत है, हैरी ने भारी मन से कहा जब वे प्रवेश हॉल की तरफ जाने लगे। वे फोटो क्यों खींचना चाहते हैं कॉलिन? मुझे लगता है शायद दैनिक जादूगर के लिए। बहुत बढ़िया, हैरी ने उदासी से कहा। यही तो मैं चाहता हूँ, और ज्यादा शोहरत। गुड लक, कॉलिन ने कहा जब वे सही कमरे तक पहुंच गए। हैरी ने दरवाजा खटखटाया और अंदर चला गया। वह एक छोटे क्लासरूम में पहुंच गया था। ज्यादातर डेस्कों को कमरे के पीछे की तरफ धका दिया गया था, जिससे बीच में काफी जगह खाली हो गई थी। बहरहाल 3 डेस्कें ब्लैक बोर्ड के सामने रखी हुई थी और मखमल की एक लंबी चादर से ढकी हुई थी। इन डेस्कों के पीछे 5 कुर्सियां लगी थीं, जिनमें से एक पर लूडो बैगमैन बैठे थे। वे एक जादूगरनी से बातें कर रहे थे, जिसे हैरी ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने लाल दुशाला पहन रखा था। विक्टर क्रम हमेशा की तरह कोने में चिड़चिड़े अंदाज में खड़ा था और किसी से भी बातचीत नहीं कर रहा था। सेड्रिक और फ्लर बातें कर रहे थे। फ्लर पहले से ज्यादा खुश दिख रही थी। वह बार बार अपना सिर पीछे की तरफ उछालती थी, जिससे उसके लंबे सुनहरे बाल चमकने लगते थे। तोंद वाला एक आदमी एक बड़ा काला कैमरा पकड़े हुए था, जिसमें से थोड़ा धुआं निकल रहा था। वह कनखियों से फ्लर को देख रहा था। बैगमैन ने अचानक हैरी को देख लिया। वे तेजी से उठकर उसकी तरफ लपके। आह, यह आ गया हमारा चौथा चैंपियन। अंदर आ जाओ हैरी, अंदर आ जाओ। चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ तो सिर्फ छड़ियों की जांच होनी है। बाकी के निर्णायक भी कुछ ही पलों में यहाँ आ जाएंगे। छड़ियों की जांच? हैरी ने घबराकर उनकी बात दोहराई। हम ये जांच करेंगे कि तुम्हारी छड़ियाँ ठीक तरह से काम कर रही हैं या नहीं। देखो, छड़ी के साथ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आंखी कामों में यही तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण हथियार होंगी, बैगमैन ने कहा। ऊपर की मंजिल पर विशेषज्ञ अभी डंबलडोर से बात कर रहे हैं और फिर फोटो खींचेंगे। ये रीटा स्कीटर है, उन्होंने लाल दुशाले वाली जादूगरनी की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये दैनिक जादूगर के लिए टूर्नामेंट पर एक छोटा सा लेख लिखना चाहती हैं। शायद उतना छोटा भी नहीं, लूडो, रीटा ने हैरी को देखते हुए कहा। रीटा के बाल बड़े बड़े घुंघराले छल्लों में जमे थे, जो उनके भारी जबड़े वाले चेहरे पर अजीब लग रहे थे। उन्होंने रतन जड़ित चश्मा पहन रखा था। उनकी मोटी उंगलियां मगरमच्छ की खाल वाले हैंडबैग को पकड़े थी। उनके नाखून 2 इंच लंबे थे और उन पर लाल नेल पॉलिश लगी थी। मैं सोच रही थी कि क्या यह काम शुरू होने से पहले मैं हैरी से 2 मिनट बात कर सकती हूँ, उन्होंने बैगमैन से पूछा, लेकिन उनकी आंखें अब भी हैरी पर ही टिकी हुई थी। सबसे छोटा चैंपियन, है ना? लेख को थोड़ा ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए? निश्चित रूप से, बैगमैन चिल्लाए। यानी अगर हैरी को कोई आपत्ति ना हो तो। हैरी ने कहा, बहुत बढ़िया,
रीटा स्कीटर बोली और एक पल में ही उनकी लाल नाखूनों वाली उंगलियों ने हैरी की बांह को सख्ती से पकड़ लिया। वे उसे कमरे से बाहर ले गईं और पास वाले एक दरवाजे के भीतर घुसा दिया। हम उतने शोर शराबे में बातें नहीं कर सकते थे, वे बोली। चलो देखते हैं। ओह हाँ, यह काफी अच्छी और शांत जगह है। यह झाड़ुओं की अलमारी थी। हैरी ने रीटा स्कीटर को घूर कर देखा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, रीटा स्कीटर ने एक उल्टी बाल्टी पर बैठते हुए कहा और हैरी को धक्का देकर एक कार्डबोर्ड बॉक्स पर बिठा दिया। फिर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, जिससे अंधेरा हो गया। अच्छा, अब देखते हैं। उन्होंने अपने मगरमच्छ के खाल वाले हैंडबैग को खोलकर उसमें से कुछ मोमबत्तियां निकाली और अपनी छड़ी लहराकर उन्हें जलाने लगी। फिर उन्होंने मोमबत्तियों को जादू से हवा में ऊपर उठा दिया ताकि वहां पर उजाला हो सके। हैरी, अगर मैं तीव्र कथन कलम का इस्तेमाल करूं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? इससे मैं तुमसे आराम से बात कर सकती हूँ। क्या? हैरी ने पूछा। रीटा स्कीटर की मुस्कान चौड़ी हो गई। हैरी को उनके मुंह में सोने के 3 दांत दिखे। उन्होंने एक बार फिर मगरमच्छ की खाल वाले बैग में हाथ डाला और उसमें से एक लंबी हरी कलम और चरमपत्र का रोल बाहर निकाला। चरमपत्र के रोल को उन्होंने मिसेस स्कोवर के दाग धब्बे साफ करने वाले बहुउपयोगी जादुई पाउडर के संदूक पर फैला दिया। उन्होंने हरी कलम की नोक को अपने मुंह में रखा, उसे एक पल के लिए चूसा, फिर उसे चरमपत्र पर सीधा रख दिया। कलम अपनी नोक पर संतुलित होकर खड़ी हो गई और हल्के से थरथराने लगी। इसकी जांच कर लेती हूँ। मैं दैनिक जादूगर की रिपोर्टर रीटा स्कीटर हूँ। हैरी ने तत्काल कलम की तरफ देखा। रीटा स्कीटर ने जिस पल बोलना शुरू किया, हरी कलम अपने आप चरम पत्र पर लिखने लगी। 43 साल की आकर्षक रिपोर्टर रीटा स्कीटर, जिसकी तेज तर्रार कलम ने बहुत से प्रतिष्ठित लोगों का पर्दाफाश किया है। बहुत बढ़िया, रीटा स्कीटर ने कहा और चरमपत्र के ऊपरी हिस्से को फाड़कर अपने हैंडबैग में भर लिया। फिर वे हैरी की तरफ मुड़ी और बोली, तो हैरी, तुमने जादूगरी के त्रिकोणीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का फैसला क्यों किया? और हैरी ने कहा, क्योंकि कलम को देखने के कारण उसका ध्यान भटक रहा था। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा था, लेकिन कलम चरमपत्र पर सरपट भाग रही थी और वह उसका लिखा वाक्य पढ़ सकता था। हैरी पॉटर के आकर्षक चेहरे पर एक बदसूरत निशान धब्बे की तरह दिखता है, जो उसके दुखद अतीत की धरोहर है। हैरी की आंखें, कलम की तरफ मत देखो हैरी, रीटा स्कीटर ने सख्ती से कहा। अनिच्छा से हैरी उनकी तरफ देखने लगा। अब हैरी, यह बताओ कि तुमने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का फैसला क्यों किया? मैंने नहीं किया, हैरी ने कहा। मैं नहीं जानता कि मेरा नाम आग के प्याले में कैसे पहुंचा। मैंने अपना नाम नहीं डाला था, रीटा स्कीटर ने अपनी एक भौं उठाते हुए कहा। देखो हैरी, इस बात से डरो मत कि तुम मुश्किल में फंस जाओगे। हम सब जानते हैं कि तुम्हें दरअसल टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था, लेकिन इस बारे में अब चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे पाठक विद्रोही लोगों को पसंद करते हैं। लेकिन मैंने अपना नाम नहीं डाला, हैरी ने दोहराया। मैं नहीं जानता कि ऐसा किसने। तुम्हें जो मुश्किल काम करने हैं उनके बारे में तुम कैसा महसूस करते हो? रीटा स्कीटर ने पूछा। रोमांचित हो या फिर घबरा रहे हो? मैंने दरअसल इस बारे में सोचा ही नहीं है। हाँ, शायद घबरा रहा हूँ, हैरी ने कहा। यह कहते समय उसे अपने अंदर अजीब सा एहसास होने लगा था। अतीत के टूर्नामेंट में कई चैंपियन मर चुके हैं, है ना? रीटा स्कीटर ने तेजी से कहा। क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? हैरी बोला। देखिए, लोग कहते हैं कि इस साल यह टूर्नामेंट ज्यादा सुरक्षित रहेगा। कलम चरमपत्र पर तेजी से भागती रही, जैसे यह स्केटिंग कर रही हो। जाहिर है, तुम पहले भी मौत का सामना कर चुके हो, है ना? रीटा स्कीटर ने उसे गौर से देखते हुए कहा। तुम क्या कहोगे? इस बात का तुम पर क्या प्रभाव पड़ा है? और हैरी ने दोबारा कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम अतीत के सदमे के कारण अपनी प्रतिभा को साबित करना चाहते हो, अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जादूगरी के त्रिकोणीय टूर्नामेंट में नाम डालने के लिए इसलिए उतावले थे क्योंकि मैंने अपना नाम नहीं डाला? हैरी ने कहा, जो अब थोड़ा चिढ़ गया था। रीटा स्कीटर ने पूछा, क्या तुम्हें अपने मम्मी डैडी की याद आती है? नहीं, हैरी ने कहा। तुम्हें क्या लगता है, यह जानकर उन्हें कैसा महसूस होता कि तुम जादूगरी के त्रिकोणीय टूर्नामेंट में भाग ले रहे हो? उन्हें गर्व होता, या फिर वे चिंतित होते, या फिर वे नाराज होते? हैरी अब सचमुच चिढ़ने लगा था।
उसे यह बात कैसे मालूम हो सकती थी कि अगर उसके मम्मी डैडी जिंदा होते तो उन्हें कैसा लगता। उसे एहसास हो रहा था कि रीटा स्कीटर उसे बहुत गौर से देख रही थी। अपने माथे पर बल डालते हुए उसने उनके चेहरे से नजरें हटाईं और नीचे उन शब्दों को देखने लगा जो कलम ने अभी अभी लिखे थे। उसकी हरी आंखों में आंसू भर आए जब हमारी बातचीत उसके मम्मी डैडी की तरफ मुड़ी, जिनकी उसे याद तक नहीं है। मेरी आंखों में आंसू नहीं है, हैरी ने जोर से कहा। इससे पहले कि रीटा स्कीटर एक शब्द भी कह पाती, झाड़ुओं की अलमारी का दरवाजा खुल गया। हैरी ने मुड़कर देखा। अचानक हुई चमकदार रोशनी के कारण उसकी आंखें चौंधियाने लगीं। वहां एल्बस डंबलडोर खड़े थे और उन दोनों को अलमारी में बैठा देख रहे थे। डंबलडोर! रीटा स्कीटर खुशी का इजहार करती हुई चीखी, लेकिन हैरी ने देखा कि उसकी कलम और चरम पत्र अचानक जादुई पाउडर के संदूक से गायब हो चुके थे और रीटा स्कीटर अपने मगरमच्छ की खाल वाले बैग को फटाफट बंद कर रही थी। उन्होंने खड़े होकर अपना आदमियों जैसा बड़ा हाथ डंबलडोर की तरफ बढ़ाया और पूछा, आप कैसे हैं? जादूगरों के अंतरराष्ट्रीय महासंघ के सम्मेलन के बारे में मैंने गर्मियों में जो लेख लिखा था, उम्मीद है आपने उसे पढ़ा होगा। वह लेख बहुत ही मजेदार और बुरा था, डंबलडोर ने चमकती आंखों के साथ कहा। आपने उसमें मुझे दकियानूसी खूसट कहा था। यह बात मुझे खास तौर पर पसंद आई। रीटा स्कीटर के चेहरे पर शर्म का नामो निशान नहीं था। उन्होंने कहा, डंबलडोर, मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती थी कि आपके कुछ विचार थोड़े पुराने पड़ गए हैं और आम जादूगर। रीटा, मुझे इस बदतमीजी के पीछे के तर्क सुनने में खुशी होगी, डंबलडोर ने अपना सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस विषय पर बाद में बातचीत करनी होगी। छड़ियों की जांच शुरू होने वाली है और अगर हमारा एक चैंपियन झाड़ुओं की अलमारी में छिपा रहेगा तो यह काम नहीं हो सकता। रीटा स्कीटर से छुटकारा पाकर हैरी बहुत खुश हुआ। वह फटाफट वहां से निकलकर कमरे में पहुंच गया। बाकी चैंपियन दरवाजे के पास लगी कुर्सियों पर बैठ चुके थे। वह भी जल्दी से जाकर सेड्रिक के पास बैठ गया। उसने मखमल के कपड़ों से ढकी टेबल की तरफ देखा, जहां 5 में से 4 निर्णायक बैठे हुए थे, प्रोफेसर कारक्रॉफ्ट, मैडम मैक्सिम, मिस्टर क्राउच और लूडो बैकमैन। रीटा स्कीटर एक कोने में बैठ गई। हैरी ने देखा कि उन्होंने अपने बैग में से अपना चरम पत्र दोबारा बाहर निकालकर अपने घुटनों पर फैला लिया था और अपनी तीव्र कथन कलम को चूस कर उसका एक सिरा एक बार फिर चरम पत्र पर रख दिया था। डंबलडोर ने बाकी निर्णायकों के पास बैठकर चैंपियनों से कहा, अब मैं मिस्टर ओलिवेंडर से आपका परिचय करवाता हूँ। वे आप लोगों की छड़ियों की जांच करेंगे और इस बात की तसल्ली करेंगे कि टूर्नामेंट से पहले वे अच्छी हालत में हैं। हैरी ने चारों तरफ देखा। उसे यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि बड़ी बड़ी पीली आंखों वाला एक बूढ़ा जादूगर खिड़की के पास चुपचाप खड़ा हुआ था। हैरी मिस्टर ओलिवेंडर से पहले भी मिल चुका था। हैरी ने 3 साल पहले छूमंतर गली में अपनी छड़ी उन्हीं से खरीदी थी। मिस डेलाकॉर, सबसे पहले आप आए, मिस्टर ओलिवेंडर ने कमरे के बीच की खाली जगह में कदम रखते हुए कहा। फ्लर डेलाकॉर मिस्टर ओलिवेंडर के पास गई और उन्हें अपनी छड़ी थमा दी। मिस्टर ओलिवेंडर ने कहा। उन्होंने छड़ी को अपनी लंबी उंगलियों में डंडे की तरह घुमाया। छड़ी से गुलाबी सुनहरी चिंगारियां निकलने लगीं। फिर उन्होंने उसे अपनी आंखों के करीब रखकर गौर से देखा। हाँ, उन्होंने धीरे से कहा, 9.5 इंच लंबी, कठोर, रोजवुड, और इसमें है, ओहो, मृत्यु मोहिनी का बाल। फ्लर ने कहा, मेरी दादी का है। हैरी ने सोचा, तो फ्लर कुछ हद तक मोहिनी है। उसने यह भी सोचा कि वह रॉन को यह बात जरूर बताएगा, लेकिन फिर उसे याद आया कि रॉन से तो उसका बोलचाल बंद है। हाँ, मिस्टर ओलिवेंडर ने कहा। हाँ, मैंने अपनी छड़ियों में कभी मोहिनी के बाल का इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे लगता है इससे छड़ियाँ थोड़ी चंचल हो जाती हैं। बहरहाल, अगर तुम्हें यह जमती है तो कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर ओलिवेंडर ने अपनी उंगलियों में छड़ी घुमाकर जांच की कि उस पर कोई खरोंच या उभार तो नहीं है। फिर वे बुदबुदाए, पुष्पितो। छड़ी की नोक से फूलों का गुच्छा बाहर आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यह ठीक हालत में है। मिस्टर ओलिवेंडर ने फूलों को समेटा और उन्हें छड़ी के साथ फ्लर को दे दिया। मिस्टर डिगोरी, अब आपकी बारी। फ्लर वापस अपनी सीट पर लौट गई और सेड्रिक के पास से गुजरते समय मुस्कुराई। जब सेड्रिक ने मिस्टर ओलिवेंडर को अपनी छड़ी दे दी तो उन्होंने थोड़े ज्यादा उत्साह से कहा, आह, यह छड़ी तो मेरी ही बनाई हुई है ना? हाँ, यह मुझे अच्छी तरह से याद है। इसमें एक बेहतरीन नर यूनिकॉर्न की पूंछ का बाल है
वह 17 हाथ लंबा होगा। जब मैंने उसकी पूंछ का बाल खींचा तो उसने मुझे सींग मारकर लहूलुहान कर दिया था। 12.25 इंच, ऐश लकड़ी, थोड़ी लचकदार। यह अच्छी हालत में दिख रही है। क्या तुम इसकी नियमित देखभाल करते हो? कल रात को ही पॉलिश की है, सेड्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा। हैरी ने अपनी छड़ी की तरफ देखा। उसे उस पर हर तरफ उंगलियों के निशान दिख रहे थे। उसने अपने दुशाले को पकड़ा और उससे चोरी से छड़ी को रगड़कर साफ करने की कोशिश की। छड़ी के सिरे से सुनहरी चिंगारियां निकलने लगी। जब फ्लर डेलाकॉर्न ने उसे बड़प्पन भरे अंदाज में देखा तो हैरी ने कोशिश छोड़ दी। मिस्टर ओलिवेंडर ने सेड्रिक की छड़ी की नोक से सफेद धुएं के छलने निकाले और उसे संतोषजनक करार दिया। फिर वे बोले, अब मिस्टर क्रम, आप आइए। विक्टर क्रम आगे आया। वह लंगड़ाकर चल रहा था। उसके पंजे बाहर की तरफ निकले थे और उसके कंधे झुके हुए थे। वह मिस्टर ओलिवेंडर के पास पहुंचा। उसने त्योरियां चढ़ाकर अपनी छड़ी आगे बढ़ाई और अपने हाथ अपने दुशाले की जेब में डाल लिए। मिस्टर ओलिवेंडर बोले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह छड़ी ग्रेगोरोविच ने बनाई है। बहुत बढ़िया छड़ी बनाता है। हालांकि उसकी शैली वैसी नहीं है जैसे मुझे। बहरहाल, उन्होंने छड़ी उठाकर उसकी बारीकी से जांच की और उसे उलट पलट कर गौर से देखा। हाँ, हॉर्नबीम और ड्रैगन के दिल का रेशा। उन्होंने क्रम की तरफ देखा, जिसने सहमति में अपना सिर हिलाया। सामान्य छड़ियों से थोड़ी ज्यादा मोटी है, बहुत कठोर है। 10.25 इंच। पक्षी प्रकटम। हॉर्नबिल की छड़ी से बंदूक की तरह धमाका हुआ। उसके सिरे से कई छोटी चिड़ियां पंख फड़फड़ाते हुए बाहर निकली और खुली खिड़की से होती हुई हल्की खिली धूप में चली गईं। बढ़िया, मिस्टर ओलिवेंडर ने क्रम को उसकी छड़ी लौटाते हुए कहा। अब बचते हैं मिस्टर पॉटर। हैरी खड़ा हुआ और क्रम के पास से होता हुआ मिस्टर ओलिवेंडर के पास पहुंच गया। उसने उन्हें अपनी छड़ी थमाई। आह, हाँ, मिस्टर ओलिवेंडर ने कहा। उनकी पीली आंखों में अचानक चमक आ गई। हाँ हाँ हाँ, मुझे यह बहुत अच्छे से याद है। हैरी को भी बहुत अच्छे से याद था। हैरी को वह घटना इतनी अच्छी तरह याद थी जैसे कल ही हुई हो। 4 साल पहले, गर्मियों में, अपने 11वें जन्मदिन पर, वह हैग्रिड के साथ छड़ी खरीदने के लिए मिस्टर ओलिवेंडर की दुकान में गया था। उसका नाप लेने के बाद मिस्टर ओलिवेंडर ने उसे बहुत सी छड़ियां दिखाई थी। हैरी ने उन सभी को घुमाया था, लेकिन कोई भी उसके अनुकूल नहीं थी, जब तक कि आखिरकार उसे वह छड़ी नहीं मिल गई जो उसके लिए बिल्कुल अनुकूल थी। यह छड़ी शूलपर्णी की लकड़ी से बनी थी, 11 इंच लंबी थी और इसमें फिनिक्स की पूंछ का एक पंख था। मिस्टर ओलिवेंडर इस बात पर बड़े हैरान हुए कि हैरी को वही छड़ी रास आई थी। उन्होंने कहा था, अजीब बात है, अजीब बात है। जब हैरी ने पूछा कि इसमें क्या अजीब है, तो उन्होंने कहा था कि हैरी की छड़ी में जिस फिनिक्स का पंख है, उसी फिनिक्स का पंख लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की छड़ी में भी है। हैरी ने यह बात कभी किसी को नहीं बताई थी। उसे अपनी छड़ी से प्रेम था, और जहां तक वोल्डेमॉर्ट की छड़ी से इसके संबंध का सवाल था, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता था, जैसे पेटूनिया आंटी से उनके संबंध को लेकर कुछ नहीं किया जा सकता था। बहरहाल, वह मन ही मन सोचने लगा कि कहीं मिस्टर ओलिवेंडर कमरे में मौजूद सभी लोगों को यह बात न बता दे। उसके मन में यह मजेदार विचार आया कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो रीटा स्कीटर की तीव्र कथन कलम में रोमांच के कारण विस्फोट हो सकता है। मिस्टर ओलिवेंडर ने हैरी की छड़ी की जांच बाकी छड़ियों से ज्यादा देर तक की। अंततः उन्होंने इससे एक झरना निकाला। फिर उन्होंने छड़ी हैरी को वापस करते हुए कहा कि यह बहुत अच्छी हालत में है। आप सभी को धन्यवाद, डंबलडोर ने निर्णायकों की टेबल से खड़े होते हुए कहा। अब आप लोग अपनी अपनी क्लास में जा सकते हैं, या फिर शायद आप अब लंच के लिए जाना चाहेंगे, क्योंकि क्लासें खत्म होने वाली हैं। हैरी इस बात से खुश था कि आखिर आज कोई चीज तो सही हुई। वह वहां से जाने ही वाला था, लेकिन तभी काले कैमरे वाला आदमी कूद कर सामने आ गया और अपना गला साफ करके बोला, फोटो, डंबलडोर, फोटो। बैगमैन रोमांचित होकर चिल्लाए, सभी निर्णायकों और चैंपियनों के फोटो लेने होंगे। आपका क्या विचार है, रीटा? और हाँ, पहले हम सबका सामूहिक फोटो ले लेते हैं, रीटा स्कीटर ने कहा, जिनकी आंखें एक बार फिर हैरी पर जमी हुई थी। और फिर शायद हम हर एक का व्यक्तिगत फोटो ले लेंगे। फोटो खींचने में काफी समय लगा। मैडम मैक्सन जहां भी खड़ी होती थी, बाकी लोग उनके पीछे छिप जाते थे।
फोटोग्राफर इतना पीछे नहीं हो सकता था कि उन्हें भी फ्रेम में ले सके। अंततः इसका उपाय यह निकाला गया कि मैडम मैक्सिम बैठ जाएं और बाकी लोग उनके आसपास खड़े रहें। कारक्रॉफ अपना बकरा दाढ़ी को अपनी उंगलियों में घुमाते रहे ताकि यह थोड़ी और ज्यादा घुंघराली दिखे। हैरी को लगा था कि क्रम को तो फोटो खिंचवाने की आदत होगी, लेकिन वह सबसे पीछे आधा छिपा हुआ था। फोटोग्राफर फ्लर को सबसे आगे लाने में बहुत दिलचस्पी ले रहा था, जबकि रीटा स्कीटर बार बार हैरी को धक्का देकर सबसे प्रमुख स्थान पर खड़ा करती रहीं। फिर उन्होंने सभी चैंपियन के व्यक्तिगत फोटो लेने पर जोर दिया। अंत में सभी चैंपियनों को वहां से जाने की इजाजत मिल गई। हैरी खाना खाने गया। हरमाइनी वहां नहीं थी। हैरी समझ गया कि वह अब भी अस्पताल में अपने दांत ठीक करवा रही होगी। वह टेबल के सिरे पर अकेला बैठकर खाने लगा। फिर वह गरुड़द्वार के हॉल की तरफ लौटा। वह सोचता जा रहा था कि उसे आवाहन सम्मोहन का कितना सारा अतिरिक्त होमवर्क करना है। अपने कमरे में पहुंचकर वह रॉन के पास से निकला। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, रॉन जल्दी से बोला, तुम्हारे लिए एक उल्लू आया है। उसने हैरी के तकिए की तरफ इशारा किया। स्कूल का करेल उल्लू वहां पर उसका इंतजार कर रहा था। ओह ठीक है, हैरी ने कहा, और स्नेप हमें कल रात को अपने तहखाने में सजा देंगे, रॉन ने कहा। इसके बाद वह कमरे से बाहर चला गया और उसने हैरी की तरफ देखा तक नहीं। हैरी ने सोचा कि क्या वह उसके पीछे जाए। वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि वह उससे बात करना चाहता था या उसे मारना चाहता था। यह दोनों ही विचार बहुत आकर्षक लग रहे थे, लेकिन सीरियस के जवाब का आकर्षण उससे भी ज्यादा प्रबल था। हैरी ने करेल उल्लू की तरफ कदम बढ़ाए, उसके पैर से चिट्ठी खोली और उसे पढ़ने लगा। हैरी, मैं जो कहना चाहता हूँ वह सब मैं चिट्ठी में नहीं लिख सकता। यह खतरनाक भी है, क्योंकि उल्लू को रास्ते में पकड़ा भी जा सकता है। हमें आमने सामने बात करनी होगी। क्या तुम गरुड़द्वार हॉल में 22 और 23 नवंबर के बीच की रात को 1 बजे अंगीठी के सामने अकेले रह सकते हो? मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम अपना ध्यान रख सकते हो। वैसे भी जब डंबलडोर और मूडी तुम्हारे आसपास हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा पाएगा। बहरहाल कोई बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है। टूर्नामेंट में तुम्हारा नाम डालना बहुत खतरनाक काम था, खासतौर पर इसीलिए क्योंकि यह काम डंबलडोर की नाक के नीचे हुआ था। अपनी आंखें खुली रखना हैरी। अगर कोई भी असामान्य घटना हो तो मुझे जरूर बताना। 22 और 23 नवंबर के बीच की रात के बारे में मुझे जल्दी से जल्दी बता देना। सीरियस।